सुन जाओ। देखो हमारे पास ना लास्ट क्लास में एक चैप्टर हमारा फर्स्ट एंड हुआ था। ठीक है, उसकी जो भी क्लास है तुम्हें वही यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, जो प्लेलिस्ट चेक कर लोगे तो। अब हमारे पास इसका जो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड है। ठीक। चैप्टर सेकंड के अंदर तुम्हें जितनी बातें बताऊं सारी की सारी बातें याद रख के चलनी है तुम्हें। ठीक। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है भाई, जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है। अब देखो भाई, पहले हम समझते हैं चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। हम कुछ कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो पहले से किसी बहुत ही बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, वो बनाते हैं। समझो बनाते कैसे हैं। मैं तो पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो पूरी फैक्ट्री है, मान लो कोई बड़ी सी कंपनी है। उस बड़ी सी कंपनी में पता क्या हुआ। देखो मैं तुम्हें तीन चार एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल समझो। मान लो तो सारे सारे एम्प्लॉय ना स्टार्टिंग में पतले थे। अब देखो बैठ के काम करना है सिस्टम पे, तो सारे सारे ना भैंसे से हो गए हैं। ऐसा पेट निकल रहा, मुंह निकला हुआ है, ऐसा एवी आ रहे हैं उठ उठ के। ठीक। पता है, सुनो एक मिनट। कंपनी वालों ने बोला कि भाई तुम भले सेविंग वगैरह पैसे हमसे ले लो, जिम के पैसे हमसे ले लो, लेकिन जिम वगैरह जाओ, थोड़ा फिट रहो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो कंपनी के एम्प्लॉय है। अब एक कंपनी के एम्प्लॉय की फोटो खींची, फुल ऐसा मोटे से ऐसा मुंह लटका हुआ है। देखो भाई डबल चिन्ह आते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा मुंह एकदम फुल लटका हुआ है, ऐसे तोंद वोंद फुल बाहर निकली पड़ी है, और हाथ लटका हुआ है ऐसे करके। तो एकदम बेकार से लगेंगे वो। ठीक है, और दूसरी कंपनी के मतलब भाई बड़े स्मार्ट मार्ट से। ठीक। तो लोग ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे उस तरफ। अब पता क्या हुआ, वहां पे हुआ ऐसा भाई, कंपनी के ना जो कंपनी का जो मैनेजर था, वो बड़ा परेशान, सीईओ भी परेशान कि इतने मोटे मोटे एम्प्लॉय हमें भगा भी नहीं सकते, काम करने में अच्छे हैं, जो पुराने होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। तो अब वो क्या है कि भाई पुराने हैं वो बोले, और वो सारे तो धमकी देते हैं खुलेआम, तो मैं काम करवाना कराओ वरना हम कहीं और देख लेंगे, और भाई उनको और जगह अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ऐसे ही तो है। तो कंपनी ने बोला देखो चलो मैं तुम्हारे लिए जिम खुलवा देता हूँ। ठीक, तुम्हें काम के टाइम पे जिम करना है। बोले हमें नहीं करना जिम, खुलवा लो भाड़ में जाओ। ठीक है, ऐसा बोल दिया। अब पता है कंपनी वाले बहुत परेशान। उन्होंने पता क्या क्या, उन्होंने अब वहां पे थोड़ा रखा स्मार्ट सी लड़कियां। समझ रहे हो, मैनेजर ने बहुत ही स्मार्ट स्मार्ट सी लड़कियां रख दी। अब वो सब वो अब देखो भाई, अब मान लो उस वो सिर्फ चाय देने आती थी, अब वो सारे सारे खुश हो है। अब वो सारे सारे भाई बोलेंगे यार बड़ी स्मार्ट है। हाँ, अब उन्हें पता है भाव मिलना नहीं उधर से। ठीक है। अब वो सारे सारे ना धीरे धीरे फिट होने की सोचेंगे। अब मान लो एक जना फिट हुआ। ठीक है। अब एक जना फिट होने से अंदर बस थोड़ा सा चालू। ठीक है। उससे अट्रैक्शन मिलने लगी, मतलब कि ना लड़कियों की तरफ से भी, हाँ ठीक है थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा। अब वो सारे सारे क्या सोचेंगे, यार इसका हो गया, अब मैं भी जिम जाऊंगा। ठीक है। अब वो सारे देखो, देखो ये बन गया मेरा पहला सिद्धांत कि किसी एक चीज से अट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात समझो, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। पहले एग्जांपल दे चुका हूं वैसे मैं वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास पहला देखो दूसरा एग्जांपल और क्या है। वो ऐसा है, एक पूरी पूरी कंपनी है। ठीक है। कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वगैरह है, वो सारे के सारे जो है ना तीन चार घंटे काम करने के बाद वो पूरे थक के एकदम चूर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पता क्या हुआ, भाई अब ना ऐसे मैनेजर बहुत परेशान कि ठीक है स्टार्टिंग के 4 घंटे तो मस्त काम चल रहा है, उसके बाद ना ऐसे ही बस मरे पड़े हैं, कोई कोई सो जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं सकते, उससे भगा भी नहीं सकते। भगा देंगे उनका एम्प्लॉय कब होगा, और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है। पता है कंपनी में जो भी एम्प्लॉय बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, वो कंपनी को घर मान लेता है, अपना लोअर पहन के जा रहा होता है कंपनी के अंदर, कोई मतलब ही नहीं उसको, ऐसे बिना नहाए आ गया हो, बाल घसीट रहा है ऐसे करके। ठीक। तो अब भाई पता क्या होता है, सुनो, पुराने एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के चक्कर में भाई उनको रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात पड़ती है कि वो 4 घंटे स्टार्टिंग काम करते थे, बहुत थक जाते हैं। 4 घंटे स्टार्टिंग काम किए, बहुत ज्यादा थक गए। अब थकने के बाद क्या हुआ भाई, अब ना लोगों ने सोचा, मतलब कि जो कंपनी का जो मैनेजर है, उसने सोचा भाई मैं इसको ठीक कैसे करूं। ठीक है, इतने इतने थक जा रहे हैं, 4 घंटे काम किया, पूरे में थक जा रहे हैं, तो इनको ठीक करने का तरीका क्या है। तो भाई कंपनी के ना मैनेजर ने वो देखा कि अगर इनको यहाँ पे 1 घंटे का नैप दे दिया जाए फुल एसी वाले रूम में, एकदम मस्त खाना देके इनको 1 घंटे का नैप दिया जाए, तो दोबारा अच्छे से काम करेंगे। तो उन्होंने नैप के लिए ना तो बहुत ही मान लो एकदम शांत सा सिस्टम रखा। एक पूरा रूम इसलिए बना दिया बड़ा सा कि इसमें लोग जाके मस्त सो सके, जिसको जब सोना है सो जाओ, 1 घंटे की फुल छूट है। 1 घंटे लंच का, 1 घंटे उसका, सो जाओ मस्त। ठीक है। अब ये तरीका रखा तो एक नया सिद्धांत और बन गया कि भाई अगर एम्प्लॉय को बीच में ब्रेक दिया जाए, ठीक है, तो वो खुश रहेगा। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, होली का टाइम चल रहा है, या फिर चलो मैं दिवाली का टाइम चल रहा है। दिवाली के टाइम पे पता है जितने भी जो एम्प्लॉय है, वो सारे सारे क्या सोचते हैं, इस बार अच्छा गिफ्ट मिलेगा कंपनी से, इस बार अच्छा गिफ्ट मिलेगा।
और मान के चलो भाई सबको ना 200 रुपया थर्मस दे दिया, जाओ घर, 200 वाला थर्मस और 50 रुपए पहले सोन पापड़ी घर जाओ। अब बताओ उस टाइम क्या होगा? वो सारे सारे बोलेंगे क्या पागल वागल है, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। लोग पता उम्मीद रखते हैं। अच्छा चलो मान के चलो कि कंपनी, लोगों ने सोचा था कि भाई इस बार ना मतलब कि कम से कम ना 5-5 हजार का बोनस मिल जाएगा, ठीक है, तो 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब कंपनी वाले ने पता क्या किया, कंपनी वाले ने पहले पता लगा लिया, किसी एक एम्प्लॉय से पता लगवा लिया, कोई सा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसे पता लगवा लिया कि भाई किस तरीके से मतलब कि एम्प्लॉय खुश हो जाए जो अच्छे से काम करे। तो उस एम्प्लॉय ने ना और सारे एम्प्लॉय से पूछा कि भाई पता है तो इस बार क्या सोच रहे हैं, कंपनी वाले क्या देंगे। एक होते हैं ना कंपनी वाले को चले कंपनी मतलब वर्कर के बीच में, तो उससे पता लगवा लिया कि भाई इस बार लोग सोच रहे हैं ना कि उन्हें कम से कम 5-5 हजार बोनस मिल जाए। अब कंपनी वाले ने पता क्या किया, 5 हजार बोनस दे दिए, ठीक है, और 5 हजार बोनस के बाद ना उन्हें उन सबको ना 3 दिन की छुट्टी दे दी, जाओ घूम के आओ, ठीक है, कहीं भी जाके तुम्हें तुम्हें जहां पे वैकेशन पे जाना है खूब जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई अब इन बातों को लेके ना वो एम्प्लॉय और ज्यादा खुश हो गए। बात समझ आ रही है? इन बातों को लेके एम्प्लॉय क्या है, और ज्यादा खुश हुए। किधर है गया, चलो बिना बात चेंज जाता। सुनो सुनो सुन जाओ, सुन जाओ भाई, सुन जाओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अगला मेरे पास। देखो अब क्या है नेक्स्ट चीज, पहले मैंने वाली बातें बताई कि प्रिंसिपल्स वगैरह बनते कैसे हैं, फोकस करो सब। मैंने पहले ये बता दी कि जो प्रिंसिपल है वो बनते कैसे हैं। ले लूं क्या इसके? चलो छोड़ो छोड़ो, क्या देखो, तो भाई ये वाली बात सुना रही, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने ये वाली बातें बताई कि प्रिंसिपल्स वगैरह बनते कैसे। मैंने कहा था जो देखो मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट में बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल्स जो बनते हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे। पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद जाके कोई से प्रिंसिपल्स रूल्स बनते हैं। तुम्हें पता है ये संडे की छुट्टी क्यों मिलने लगी है? अंग्रेजों के टाइम से मिलती संडे की छुट्टी। ये होते थे वो वर्कर लोग जिनको भाई मतलब कि पूरे हफ्ते काम में थकते थे। तो अब ना संडे की छुट्टी इसलिए मिल गई, वरना पर छुट्टी होती नहीं थी। पूरे के पूरे साल ना देखो भाई, चलो पूरे साल देखो होता क्या था। पूरे पूरे साल ना जो भी एम्प्लॉय वगैरह थे वो सारे सारे मतलब पूरे पूरे महीने काम करने एम्प्लॉय, सुनो, एम्प्लॉय जो है पूरे पूरे महीने काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे महीने काम करने के बाद ना होता क्या था कि जो मैं क्या करता हूँ पूरे हफ्ते काम करने के बाद ना जितने भी एम्प्लॉय थे वो सारे के सारे का थक जाते थे। तो अब वो ना सोचते कि भाई एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अब वो लगातार काम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो अब एक एक दिन की छुट्टी की जरूरत पड़ी। अब ना लोगों ने मतलब कि जो कंपनी का मैनेजर है उसने देखा कि जब लोगों को एक दिन की छुट्टी दी ना, उसके अगले दिन से लोग ना और एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। ठीक, मान लो कि देखो फिर पता क्या होता था, मान लो मंडे को आए, मंडे को बहुत अच्छे से काम किया, उसके अगले दिन थोड़ा सा जो काम करने का तरीका थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, उसके बाद जो और आगे बढ़े फिर कम हो रहा है, सैटरडे तक पहुंच पूरे एकदम खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या संडे की छुट्टी रखना जरूरी समझा कि संडे के बाद के काम ज्यादा कर रहे हो। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या बताया कि भाई जितने प्रिंसिपल बनते हैं वो सारे के सारे बेस्ड किस पे होते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे मेरे पास जो पहले सब देख लो, तो मेरे पास जो प्रबंध की जो परिभाषा है ना, जो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है, इसे निकाल लो। देखो पहला क्या लिखा है भाई, कह रहे कि जी आर टेरी के अनुसार, ठीक है, क्या नाम है, जी आर टेरी है। कह रहे सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है। भाई जो सिद्धांत है ना, बात समझ आ रही है? ये जो सिद्धांत मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, एक तरीके से आधारभूत कथन है, ठीक है, और एक सत्य है, एक सच्ची बात है। भाई जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल, सारी बात सच है नहीं है? जो मैं तुम्हें तीन तीन अभी एग्जाम्पल दिए थे तो तीन एग्जाम्पल सच है, जैसे संडे वाला एग्जाम्पल दिया मैं तुम्हें, ठीक है, और उसके बाद और भी जितने मैंने मतलब कि जो लंच का एग्जाम्पल दिया मैंने, फिर बीच में मतलब कि थोड़ा सा नैप का एग्जाम्पल दिया। नैप समझ लो क्या होता है, छोटी सी नींद, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया। तो ये सारी बात सत्य है। तो कह रहे कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। भाई विचार या कार्य का मार्गदर्शन करते हैं, इसका मतलब है कि किसी के भी विचार, ठीक है, और किसी को जो कोई कार्य कर रहा है उसको एक डायरेक्शन देते हैं। बात सुनाई देखो,
कोई कुछ सोच रहा है उसको, और कोई कुछ काम कर रहा है उसको एक डायरेक्शन देते हो, तू काम ऐसा कर। जैसे मैं तुमसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस सिर्फ इस लाइन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि जो कंपनी का मैनेजर बहुत परेशान है कि लोग ना ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि दो तरीके हो सकते हैं इसके, लोगों से काम करवाने के दो तरीके हो सकते हैं। मैनेजर ने बोला कल से जो ढंग से काम नहीं करेगा मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा, भाई साहब लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। लेकिन अब क्या, मैनेजर को गाली बकेंगे वो, ठीक है। कंपनी के भलाई के बारे में सोचेंगे नहीं, जितना चाहे उतना नुकसान करेंगे वो, ठीक। लेकिन उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर किया जाए कि भाई अगर तुम अच्छे से काम करोगे तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, तुम्हें अच्छा बोनस दिया जाएगा, कंपनी आगे ग्रो करेगी तो तुम भी आगे ग्रो करोगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने वही तो बताया, एक डायरेक्शन मिलती है। मैंने यहाँ पे कहा जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करते हैं, एक हमें उन्हें डायरेक्शन देते हैं। सुनो भाई, इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट है। एक मेरे पास फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, और ट्रुथ, जिसको एक ट्रुथ भी बोल सकते हैं, जो सच्चाई है। किस बात की भाई, प्रोवाइडिंग अ गाइड, वो एक गाइड प्रोवाइड करते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको भाई, टू द थॉट और एक्शन, किसी भी एक्शन या किसी भी थॉट को। एक क्या है कि भाई मान लो गाइड देते हैं, गाइड करते हैं कि तुम अगर इस काम को इस तरीके से करोगे तो ये काम तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लो एक बार, जो हमारे पास है, कह रहे कि क्या नाम है भाई ये, एडविन बी, ठीक है, एडविन बी फिलोप के मत अनुसार, मतलब इसके अनुसार जो है, क्या सिद्धांत एक आधारभूत सत्य होता है, ये बातें बता चुका हूँ, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। और सामान्यता यह कारण एवं परिणाम मैं संबंध की व्याख्या करता। सुनो भाई मैंने क्या बोला, ये थोड़ी लाइन इंपॉर्टेंट, थोड़ा अंडरलाइन कर लो इसे एक बार। सामान्यता यह कारण एवं परिणाम के संबंध की व्याख्या करता। भाई देखो, ये जो मैं तुम्हें लाइन बताई ना, जो जिसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो कह रहे कि अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ, ये बात बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, ठीक। एंड इट इज जनरली stated in the form of cause and effect relationship। मैंने क्या बोला भाई, ये cause and effect relationship है। देखो तुम्हें दो वर्ड समझ रहे हैं, एक तो मैंने बोला cause and effect relationship, और हिंदी में बोला कि कारण एवं परिणाम मतलब कि कारण एवं परिणाम में संबंध की व्याख्या करता है। सुनो, कारण क्या है, कोई सा, हम कोई सा भी काम है वो क्यों कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, मेरा कारण एवं परिणाम, मतलब कि जो मेरे पास है हिंदी में, इंग्लिश में जो है कॉजेज एंड, मतलब कि कॉजेज एंड इफेक्ट, दो बार ध्यान, देखो कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, कोई सा भी काम हुआ है उसका कारण क्या था, ठीक है, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूं कि एक कंपनी है, उसमें आग लग गई, सबसे पहले क्या समझेंगे, कारण क्या था, उसका कॉज क्या थे उसके, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, यही तो बातें सोचेंगे ना हम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। फिर सुनो, उसके बाद ना जो मेरे पास तीसरा है, उसमें देखो कह रहे कि, हाँ भाई अगला है कुड्स, कुड्स तथा ओडोनले के अनुसार है, ठीक है। हाँ जो भी है ओडोनेल, देखो सुनो, क्या है कि कुड्स तथा ओडोनेल ने प्रबंधकीय सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार दी है, जो प्रबंधकीय सिद्धांत है उसकी परिभाषा दी है। उसमें क्या है कि प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्यता वैधता के आधारभूत सत्य, देखो भाई ये लाइन वही है बार बार, सत्य है सत्य है सत्य, जो जो लाइन बोला हूं बार बार कि सत्य है, ट्रुथ है, ये वही बात है। जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। भाई सुनो, इसमें यह लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्या बोला कि प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैंने बोला कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल ट्रुथ, ठीक, ये बात पहले बता चुका हूँ कि फंडामेंटल ट्रुथ है, तीन डेफिनेशन में चीज आई है, ठीक है। तो जनरली वैलिडिटी कह रहे कि विच हैव वैल्यू, सुनो ये लाइन इंपॉर्टेंट है वाली, कि विच हैव वैल्यू इन प्रेडिकेटिंग द रिजल्ट मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है। अब सुनो भाई, ये जो मैंने लाइन बोली इंग्लिश वाले में, यहाँ से लाइन है कि विच हैव वैल्यू इन प्रेडिकेटिंग द रिजल्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एक्शन, और हिंदी में जो तुम्हारे पास है, जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। मैंने क्या बोला, जो प्रबंध के सिद्धांत है, ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, पूर्वानुमान टाइम से पहले पता लगाने की क्षमता, पूर्वानुमान का मतलब क्या है, टाइम से पहले पता लगाना, ठीक है। और मैंने क्या बोला भाई कि प्रेडिकेटिंग, ठीक, जो मेरे पास जो भी रिजल्ट है उसको पहले प्रेडिकेट कर लेता है। अब देखो होता कैसे है, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं, ठीक है, काम करते करते,
अब उनको बीच में अगर नैप दिया जाए ना, तो बताओ वो फिर उसके उठने के बाद ठीक से काम करेंगे? ठीक है, अगर उनको रेस्ट दिया जाए ना थोड़ा सा कि भाई चलो रेस्ट कर लो जाके, उसके बाद ढंग से काम करते हैं। देखो भाई, जब ना जिस टाइम मेरी भी जॉब थी ना, तो उस टाइम सेम चीज था कि भाई अब जैसे मान लो कि मेरी जॉब थी 10 से लेकर, वैसे मजे की जॉब थी, 10 से लेकर 2 तक थी जॉब। उसके बाद ना वही 1 डेढ़ घंटे का लंच होता था। तो 10 बजे से काम करते 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 जहां 1 बजते थे ना, उसके बाद तो हालत पंचर। फिर 2 बजे खाना वाना खाया आराम से, वही मान लो कि 2 से 3:30 तक हम मजे मारते थे। उसके बाद ना काम करने की एनर्जी अलग होती थी। ठीक है, तो ये बात सही है या नहीं, ये बताओ? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, कोई भी चीज है, कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, ठीक, कोई सा एम्प्लॉय है, अगर वो बहुत ज्यादा काम करता है और काम करते करते अगर वो थक जाता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए ना, अच्छे से काम करेगा। चलो, ये वाली बातें हो गई पहले। अब ना देखो, ऐसे ही ना तुम्हारे पास आगे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा। वो प्रिंसिपल यही बोलते हैं कि भाई देखो, जो मैंने स्टार्टिंग से जितनी भी डेफिनेशन है, मैंने उसमें तुम्हें जितनी बात पाई, वो सारी की सारी बात उसी के अंदर लिखी है। ठीक है, स्टार्टिंग से जितनी भी डेफिनेशन मैंने ली है, वो सारी बात उसके अंदर लिखी हुई है। देखो, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लास्ट वाली बता रहा हूँ, कि हम कोई सा एक्शन लेंगे तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। मैं कोई सा अगर एक्शन लेता हूँ ना, उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये बात पहले ही पता लग जाती है। किसके थ्रू भाई? जो मेरे पास प्रिंसिपल है, जो प्रबंध के सिद्धांत है, उसके थ्रू। प्रबंध के सिद्धांत की सहायता से हम किसी भी चीज को एडवांस में पता लगा सकते हैं। अच्छा, मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने अब मान लो कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वो दिया, ठीक है, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के गिफ्ट में जो भी उसने दिया ना, अवार्ड जो दिया, उसने 10,000 रुपए दे दिए। उसकी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 थी, और उसको 10,000 रुपए दे दिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब पता क्या होगा भाई? हर एक बंदा चाहेगा, पूरी जान लगा के काम करेगा। ये बात हमें पहले से पता है ना। ठीक है, मैं कहीं गया तो नहीं अभी एम्प्लॉय को जाना, मैंने पैसे दिए। अगर ऐसा मान लो कि, अच्छा, जब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देते हैं ना, तो पूरे स्टेज पे बुला के फिर दिया जाता है कि हमारा जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, मान लो कोई भी राकेश, कुछ भी नाम ले डाला। अब भाई साहब, राकेश पर चौड़ा होकर आएगा स्टेज पे, उसको खाने पीने को दिया जाएगा बहुत सारा अच्छा खासा, उसको फिर गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, चेक दिया 10,000 रुपए का। अब क्या उसका खुश? अच्छा, मान के चलो चेक बाउंस हो गया, मान लो चेक बाउंस, बोले पागल बना रही कंपनी ऐसे तो वो क्या करेगा? और क्लास जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है कि भाई कंपनी का चेक बाउंस हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सारी सारी बातें होती है। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास प्रिंसिपल है, वो किसी भी चीज को एडवांस में प्रेडिकेट कर लेता है, स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में पता लगा लेता है। अब सुनो, मेरे पास जो है, इस हेडिंग पे आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, इस पे आ जाओ। हाँ भाई, इसमें पहला देख लो, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता अथवा प्रकृति। अच्छा, पर इसके ना मीनिंग है तुम्हारे पास एक बार ऊपर, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसको प्रबंध सिद्धांत है, हिंदी में लिखा है। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत सामान्य दिशा निर्देश, मतलब दिशा निर्देश है। सुनो, इसका मतलब क्या भाई? दिशा निर्देश का मतलब क्या है? देखो, पूरी लाइन में लिखा है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है ना, वो प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश है। बात समझ आ रही है? जो प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंधकों के लिए क्या भाई? वो दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि जो मैनेजर है, उसको एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि अगर तेरे साथ ये दिक्कत हो रही है तो तू ऐसा काम कर। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला, मान लो कंपनी में 2 मैनेजर है, ठीक है, और एम्प्लॉय है 100। 2 मैनेजर और 100 एम्प्लॉय है। अब पता क्या हुआ? एक किसी एम्प्लॉय से एक मैनेजर ने बोल दिया कि भाई देख, तू ना जा, वहां जा और वो वाला काम कर। अब वो उधर गया, वो दूसरे मैनेजर ने उसी से बोल दिया तू वहां जा, वो काम कर। अब बताओ किसकी सुनेगा वो? दिक्कत नहीं आएगी उसको? मैनेजर एक ने बोला, उसकी बात माननी पड़ेगी, दूसरे बोला, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब मान लो ऐसा करता है, चलो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करता है कि उसने इधर का भी काम कर दिया और उधर का भी काम कर दिया। अब वो उसके साथ अगर बार बार ऐसा होगा ना, अगर उनके साथ बार बार ऐसा होगा, तो काम करने में एकदम लापरवाह हो जाएगा, ना उसको ये वाला काम अच्छे से आएगा, ना उसको वो वाला काम अच्छे से आएगा। दोनों उसको आधा आधा आता होगा। समझ में आई बात? अच्छा, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक टेलर है, एक कौन है? टेलर, जो कपड़े सिलता है। तो टेलर को अगर बार बार टेलरिंग का काम दिया, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है वो। अगर टेलर को टेलरिंग का काम देंगे, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर टेलर से बोलते जा, आज तू यहाँ पे टेलरिंग कर ले, तो वहां से बाल काट के आ जा, ठीक है, उसको क्या याद आएगी कि पैर मारना है उसको और कपड़े सिलने हैं। ठीक। तो ना वो तो ढंग से बाल काटना सीख पाएगा,
और ना ढंग से कपड़े सिलना सीख पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें होती है। तो मैंने क्या होता है भाई, एक जो एम्प्लॉय है, अब इसको सुधार कैसे जाएगा? इसको सुधारने का तरीका क्या है? उसको सिर्फ एक काम देंगे, उसको सिर्फ एक मैनेजर के अंदर रख दो। जो एम्प्लॉय है उसको, उससे बोल दो कि तू सिर्फ इस मैनेजर की सुनेगा, ठीक है? और अगर दूसरे मैनेजर को कोई काम होगा, उसके नीचे दूसरा एम्प्लॉय रख देंगे कि देख भाई तो इसकी बात सुनेगा। इस तरीके से होता है। बोलो, ये सारी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? किसको नहीं आई? किस सो रहा है यार बंदा। चलो, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड, अगर यहाँ सुनो भाई, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस। भाई सुनो, ये बहुत ही बड़ा है और जनरल गाइडेंस है, ठीक है? किस चीज के लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। किस चीज के लिए भाई? देखो, एक तो डिसीजन मेकिंग, दूसरा बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखो इसमें नॉर्मल सी बात क्या होती है, सुन जाओ एक मिनट। मैंने जो बताया कि जो भी मेरे पास प्रिंसिपल्स है, वो सारे के सारे हमें ये बताते हैं कि तुम्हें अगर कोई सी भी दिक्कत है तो तुम डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। जो भी तुम्हारे पास जितने भी प्रिंसिपल है ना, वो तुम्हें यही बताते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई सी भी दिक्कत आती है तो तुम उसको फेस कैसे करोगे। नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई सुनो, अब मैं ना जो जितनी हेडिंग वगैरह है इसको थोड़ा मैं पढ़ के बस समझाऊं, एग्जाम में आते नहीं है ये, ठीक है? एग्जाम में से ये जैसे मान लो कि प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता, ये नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लो मैं अगला बोल दूं प्रकृति, ये भी नहीं आएगी। तुम्हारे पास एग्जाम में जो आते हैं उस 14 प्रिंसिपल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम्हारा वाइवा होता है ना स्कूल में, वाइवा चैप्टर में से आता है। जो वो होते हैं ना टीचर, उनको यही चैप्टर से होता है। समझ में आ रही बात? बस में आ रही? क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो, मेरे पास है फीचर्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है? मैं इसमें बस इतना बोल रहा हूँ कि जब भी अगर हम प्रबंध के सिद्धांत की बात करते हैं और इसके, अच्छा किसी को फीचर्स का मतलब पता क्या होता है? हाँ भाई रोहन, फीचर्स का मतलब क्या, सिद्धांत का मतलब कि प्रकृति विशेषता का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं दोनों बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, इसका मतलब बताओ अब। क्यों माइनस पॉइंट नहीं हो सकते? लिमिटेशंस, चलो एक पॉइंट तो बनता है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सुनो भाई, देखो जब भी तुम्हारे पास आ जाए विशेषता या फिर फीचर्स आ जाए, जैसे तुम्हें मोबाइल के फीचर्स पता क्या होते हैं, ठीक है? सेम उसी तरीके से होते हैं अभी, ठीक है? अब मैं तुम्हें इसमें ना एक अगली बात बोल दूं कि और क्या बोल सकते हैं। तुम जिस चीज के फीचर्स की बात कर रहे हो उसकी खूबियां क्या क्या है, ठीक है? उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, ये सारी की सारी चीज ना तुम्हारे उसी के अंदर आ जाती है, ठीक है? बस मैं क्या बोला मैंने, जब भी फीचर्स की बात कर दे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा मैं तुमसे बोल दूं, एक कार है, उसका फीचर्स बताओ। बस हमारी, चलो कार छोड़ो, मोबाइल की फीचर्स की बात करते हैं जो सबको पता है। जैसे भाई मेरे पास मोबाइल है, ठीक है? उसका ठीक ठाक सा कैमरा है, ठीक? और उसके बाद और भी जितनी बातें बोले कि उसकी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक सी है, ठीक? तो ये सारी सारी क्या बातें होती है? हो गई चैटिंग। सुनो, देखो, मैं मोबाइल के जितने फीचर्स है अगर सारी की सारी से बातें बता दूं तो समझ जाओगे ना भाई क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास प्रबंध के सिद्धांत है उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। जो प्रबंध का सिद्धांत है उसके फीचर्स है, जो मेरे पास फीचर्स या फिर मतलब फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। पहला मैंने बता दिया सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है भाई? सुनो, जो ढंग से समझ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो लिख पाएगा आराम से, ठीक? वरना पढ़ के कितने भी तुक्के बैठ लेना बेटा, पढ़ तुम बुक को पढ़ पढ़ के कितने भी तुक्के बैठ लेना, अगर तुम लिख पाया तो मैं मान जाऊंगा। और लिखोगे ना उसके बाद थोड़ी देर में तो तुम खुद पढ़ोगे और खुद अपने आंसर पर खुद हंसोगे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहला बता रहा हूं मैं, सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या भाई? देखो, मेरे पास क्या होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो क्या है भाई? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है? ये एक ट्रूथ है। बात में आ रही है? अच्छा भाई एक बात और, तुम्हें ना बिजनेस की वर्डिंग्स याद करनी पड़ेगी। अगर तुम एग्जाम में लिखते हो ना, तुम्हें उसकी वर्डिंग याद करनी पड़ेगी।
जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये बोला मैंने, जिसको सार्वभौमिक मतलब कि अनुकूलता बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड कम से कम याद होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, ये क्या है कि सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। ये जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, देखो तुम्हारे बुक में जो टोटल 14 प्रिंसिपल है, जो टोटल 14 प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे क्या है भाई, सब जगह एप्लीकेबल है। सब जगह एप्लीकेबल का मतलब क्या है? तुम जहां भी लगाओगे लग जाएगा। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, चलो ठीक है, एक कंपनी दिल्ली के अंदर है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय बहुत ही बोरिंग से थे, ठीक है। अब उनके लिए पता है, एक ना वो, अच्छा तुम्हें पता है वो जो तुम रोड पे 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते हो गिलास में भर के देता है, वो अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जिसको फ्रूट बियर, अदरक लहसुन बियर जो होते हैं, ठीक है, पुदीने का पानी, और क्या बोलते हैं, लिम्का, कोका कोला, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज होती है ना, देखो, अब मान के चल लो, सुनो, अब एक मतलब कि कंपनी के अंदर वो लोग हैं, अब पता क्या हुआ, उनके लिए पहले से पानी लिखा हुआ था। अब कंपनी वाला जो है ना, बहुत परेशान लोगों से, भाई ढंग से काम नहीं करते, कंपनी वाले ने उनके लिए लगा दी वही कोल्ड ड्रिंक की वही चीज, ठीक है, खूब पी रहे हो, मस्त काम कर रहे हैं, देखो भाई थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं कि यार हमारे लगवा रखा है, जाओ कितना भी पियो, मजे में रहो। ऐसी चीजें तो होती है ना। तो अब बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ की कंपनी में लगाया, थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा लोगों पे, फिर ठंडा पीने को दे रहा है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल रही एक तरीके से। अगर मैं किसी भी, मान लो जो मुंबई के अंदर जो कंपनी है, मैं उसमें लगाऊंगा, वहां फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वहां फर्क पड़ जाएगा, समझ में आई बात? लेकिन अब तुमसे ऐसा बोल दो कि भाई शिमला में जाकर लगाओ, तो वहां नहीं पड़ेगा फर्क, उन्हें पता ठंडा में मिल जाना है ऐसे भी, ठीक है। अब सुनो, मैं मतलब कि ना जो जो जहां पे लगने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक कोई कंपनी है, अच्छा तो मतलब हर एक कंपनी में फ्री चाय की फैसिलिटी होती है? कुछ कुछ लोग 12 12 16 16 गिलास चाय पी जाते हैं भाई, ऐसा होता है। जहाँ पे जो जहाँ पे मेरी कंपनी थी ना, वहां पे एक बंदा था, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, वो कम से कम भाई मान के चलो दिन के 16 गिलास चाय पीता था, लंच से पहले पहले 16 गिलास चाय, पूरा उसके बाद थर्मस लगा, जितनी पीने पी, ठीक। लेकिन काम भी मस्त करता था वो, उसकी टाइपिंग स्पीड 108 से क्रॉस थी, 108 120 पहुंच जाती कभी कभार तो यहाँ पे लोगों की 20 20 नहीं पहुंचती उससे, उसकी 120 थी। समझ मारी बात क्या बोल रहा हूं मैं? अब सुनो, तो पहले पता लगा सार्वभौमिक अनुकूलता का मतलब क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, जो सब जगह अप्लाई हो जाए। जो मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट होते हैं सब जगह अप्लाई होने वाले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। जो उसका सेकंड पॉइंट है, वो तुम्हारे पास है सामान्य मार्गदर्शन है, जर्नल गाइडेंस है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है भाई, गाइडेंस भाई, सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई सी भी किसी को दिक्कत आई, ठीक है, कोई सा मैनेजर है और उसको कोई सी दिक्कत आ गई हो, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर कोई सी दिक्कत उसको आई है, तो उस दिक्कत से मान लो छुटकारा पाने के लिए, अगर उसको प्रिंसिपल सारे सारे पता होंगे, वो कैसे कैसे जुगाड़ लगा लेगा, ठीक है, वो निकाल लेगा उस काम को। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो सामान्य मार्ग निर्देशन होते हैं। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए तुम्हें डायरेक्शन देते हो, ठीक। और इंग्लिश में क्या है मेरे पास, जर्नल गाइडलाइंस देते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, एक बार और सुनो बेटा, सुनो, मैं नॉर्मल सी बात भाई, एक बार इस पे देखो क्या लिखा है, कह रहे कि प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रासायनिक शास्त्रों के सिद्धांत की भांति कठोर नहीं है। देखो भाई, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाँ भाई तुम डिट्टो तुम्हें अप्लाई करना है। जब मान लो साइंस के फॉर्मूले हैं या फिर मान लो मैथ्स के फॉर्मूले, हमेशा हमें डिट्टो उस पर लिखने होते हैं, कभी तुम चेंज कर दोगे ना तो हमेशा वो बिगड़ना है, ठीक है, हमेशा बेकार होता है। तो जो मेरे पास मैनेजमेंट के जो जितने भी रूल्स है ना, वो सारे के सारे इतने स्ट्रांग नहीं, इतने कठोर नहीं है, ठीक है। कहें कि भौतिक एवं रासायनिक शास्त्रों के सिद्धांत को जैसे लिखा गया है वे उसी भांति पूर्ण रूप से खड़े उतरते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में होते हैं। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, जो साइंस वगैरह के फॉर्मूले डिट्टो वैसे के वैसे यूज करने होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के फॉर्मूले डिट्टो यूज नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हें गाइडलाइंस देंगे कि भाई तुम्हें इस दिक्कत में हो तो तुम इस तरीके से ऐसा सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, देखो इस एग्जांपल समझना, एक जो कंपनी है वो दिल्ली के अंदर है, कंपनी कहाँ पे भाई,
दिल्ली में, ठीक। दिल्ली के अंदर कंपनी होते हुए अब हुआ क्या है उसके अंदर भाई, कि लोग जो है ना गर्मी से बहुत परेशान है, मतलब लोग ना ढंग से काम नहीं कर रहे। तो अपना कंपनी एम्प्लॉय ने पता क्या किया, उन लोगों के लिए ना ठंडी ठंडी पेस्ट्री, ठीक है, मतलब जो जो जिसको पेस्ट्री जो जो भी होती है, केक वगैरह जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या किया, कोल्ड ड्रिंक ला के रख दी भाई। अब एम्प्लॉय खुश, खूब खा रहे हैं दबा के और काम कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन लिमिट दे रखी है कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही कप उठाओगे, 1 घंटे में एक कप, मुश्किल मुश्किल 5 रुपए कप पड़ रहा है। तो भाई अब ठीक है, एम्प्लॉय ने निकाल दिया उसको। तो अब इससे भाई वो खुश है। अब मान लो कि ये प्रिंसिपल, ये जो लिखा था ना, ये कहाँ पे लिखा था, मैनेजमेंट की बुक में लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉय बहुत परेशान है, ढंग से काम नहीं करते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, उनके लिए ठंडा और कोल्ड ड्रिंक रख दो। तो कोल्ड ड्रिंक की मशीन लगा दी, ठीक है। अच्छा पता बहुत सस्ती पड़ती है कोल्ड ड्रिंक मशीन, बस पाउडर होता है और पानी होता है, कुछ नहीं, तुम सब खूब खुश हो रहे होते हो, ठीक है। इस तरीके से 10-10 रुपए की पीते हैं भाई बच्चे ग्लास पाउडर, पता नहीं क्या चल रहा है। सुनो, ये वाली बात सुना, पहले। उसके बाद अब मुझे बताओ, अगर यही सेम प्रॉब्लम शिमला में होगी कि भाई एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो थोड़े से बेकार है, तो बताओ उनके लिए क्या डिट्टो छापा जाएगा उसको, ठीक है। उससे क्या गाइडलाइंस ली जाएगी, ऐसी तो है देखो, उससे मार्ग निर्देशन या फिर गाइडलाइंस कैसे ली जाएगी। भाई देखा कि दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ था, दिल्ली में गर्मी है, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और ठंडी सी आइसक्रीम रखी, ठीक है भाई, लोग खुश है, ठीक है। अब शिमला की बात चल रही है, भाई शिमला में ठंडी है, उन्होंने रख कचौड़ी रख दी और गर्म गर्म चाय रख दी, समझ रहे हो, कचौड़ी और गर्म चाय। अगर डिट्टो छाप दे वही वहां पे कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दे, पागल पागल हो रहा है, निकल यहाँ से, ऐसे ठंडे तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खिला में, ठीक। तो अगर वहां पे कचौड़ी और उसके बाद क्या है कि मान लो गरम गरम चाय दे दे, तो लोग बहुत खुश होंगे, हाँ भाई अब ठीक है, बात समझ आ गई। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो डिट्टो कॉपी नहीं किए जाते हर एक जगह, उनसे सिर्फ गाइडलाइंस ली जाती है, एक सिर्फ डायरेक्शन ली जाती है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। अब सुनो भाई, जिसको जाना है जा सकता है, ऐसा मुंह बना के बैठोगे ना, मैं वीडियो रोक के भगा दूंगा। सुनो भाई, थर्ड पॉइंट देख लो इसका, कह रही कि अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण होता है इसका। भाई थोड़ा एक्टिव होकर समझाओ, फायदे में रहोगे, वरना इस वीडियो भागे तुरंत खत्म कर दूंगा अभी, मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा सारा सारा तुरंत ही। देखो, मैंने क्या बोला कि अभ्यास एक प्रयोग द्वारा निर्धारण होता है, ये फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबको पता है कि जितने भी मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्रबंध के जितने सिद्धांत है, कैसे बने, एक्सपेरिमेंट से ही तो बने। समझ में आ रही है बात कैसे मैंने बोला। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे, सबसे पहला एग्जांपल सबको याद होगा मेरे हिसाब से, लड़कों को जो भी याद होगा, पर तुम थे नहीं उस टाइम, ठीक है, उस टाइम तुम पैदा नहीं हुए थे। सुनो, देखो मेरे पास क्या लिखा है, कह रहा प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम है। जो प्रबंध के जो सिद्धांत है, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं भाई, जो बड़े बड़े बिजनेस वगैरह लोग हैं ना, जो बिजनेसमैन है, उन सबके सामने कोई सी प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो प्रॉब्लम आने के साथ क्या हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है। मैंने क्या बोला, जो बड़े बड़े पेशेवर है, जो जो मेरे पास बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो मैनेजर है ना, उन सबके सामने क्या है भाई, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उन सबके सामने है दिक्कत, ठीक है। अब उन सब ने उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कोई सब दिमाग चलाया, ठीक है, और दिमाग चलाए तो इनकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ठीक है। जैसे उन्होंने दिमाग चलाया, दिमाग चलाते इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सॉल्व होने के बाद पता क्या हुआ, उन सबने देखा भाई ये तो सॉल्व हो गई। अब उसके दोस्त की कंपनी में सेम प्रॉब्लम आई, उसने अपने दोस्त को बताया, देख तेरी कंपनी में दिक्कत है, तो ये कोई ट्राई मार्क देख, उसने हाँ भाई ठीक हो गया यार, तो ठीक है, उसने एक और किया तो सब जगह ठीक होता गया। तो ये क्या है, एक जने को दिक्कत आई, ठीक है। अब ये चीज पता क्या होता है, ये लिख दी जाती है बुक के अंदर, ये चीज बुक के अंदर है, फिर कहीं ना कहीं पर लिख दी जाती है। अच्छा जैसे मान लो तुम सबने वो देखा, पढ़े साइकोलॉजिकल फैक्ट, पढ़े कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जो भी चीज है, ठीक है। तो हाँ सुनो, तो भाई क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो क्या सच होते हैं, वो किससे बेस्ड होते हैं, वो पहले बहुत बार हो चुके होते हैं। बात में आ रही है, वो क्या पहले बहुत बार हो चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं तो मेरा एक चीज बताता हूँ, जो तुम सबको पता होगा, मतलब कि
तुम्हारे लेवल के बच्चों को ये सारी सारी चीजें पता होंगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी बात तुम्हारे लेवल के बच्चों को पता होगी। मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक लड़की है, सुन जाओ, मैंने बोला एक लड़की है, ठीक है, और वो चुपके से रो रही है, मम्मी को नहीं बता रही है। अब बताओ क्यों रो रही होगी? देखो इन्होंने बोल दिया ब्रेकअप हो गया होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? और वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो भी रो रहा है खूब, मम्मी को नहीं बता रहा, खाना वाना ढंग से नहीं खा रहा, रात में खूब ऐसे आड़ा टेढ़ा होकर सो रहा है मस्त, ठीक है। तो अब वो पता खूब पतला सा हो गया। दो चीज हो सकती है, पहला तो वही ब्रेकअप का सीन, और दूसरा क्या होगा, कोई सी टेंशन होगी किसी न किसी बात की, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई लड़का छुपके छुपके रो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? पहला ब्रेकअप होगा, पहला ब्रेकअप ही होगा, मुझे पता है, ठीक है, ब्रेकअप हो रहे हैं सबके, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस हो तुम, सुनो, और भाई दूसरा क्या हो सकता है, किसी बात की टेंशन, ऐसा ही तो है भाई। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये सारी सारी चीजें क्या है भाई, ये पहले से हमें पता है। क्यों पता है? तो मुझे पता है क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह खूब रोए हैं, बच्चे भी खूब रोए हैं, ठीक है। नहीं हम नहीं रोए, तुम्हें हमारी कहानी पता लग जाएगी ना, तुम रो जाओगे। सुनो भाई, पहले वाली बात समझ में आ गई। बस मैं इतना समझा रहा हूँ कि जो प्रबंध के जितने सिद्धांत हैं, प्रोफेशनल लोगों को दिक्कत आई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन सबने उसको सॉल्व कर लिया, तो वही चीज प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्लियर सबको? इसके फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ भाई। सुनो, लोचशीलता है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो प्रबंध के सिद्धांत है, उसको डिट्टो नहीं लगाया जाता, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें अभी वो बर्फ मतलब कि कोल्ड ड्रिंक और जो कचौड़ी वाला एग्जांपल देता, बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एग्जांपल देता कि जो कोल्ड ड्रिंक और जो कचौड़ी वाला एग्जांपल है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं ना इसके अंदर। चलो मैं अगली बात बोलता हूँ। मान के चल लो कि भाई अमेरिका के अंदर क्या हुआ, अमेरिका में कोई बहुत ही बड़ी कंपनी थी, ठीक है, और जो कंपनी थी वो थी शू मेकिंग कंपनी, जूते बनाने की कंपनी थी, ठीक है। तो अब जूते बनाने की कंपनी, वो क्या है कि भाई वहां पे जितने एम्प्लॉय काम करते थे ना, वो सारे के सारे क्या है कि वहां की ना एक तरीके से मान लो वहां के एटमोस्फेयर से परेशान थे। मैं बता, जब जूते बनाते हैं वो केमिकल की बदबू आती है, तो वहां के वातावरण से परेशान थे। तो कंपनी वालों ने क्या किया, पता लगा भाई सीन क्या है। अब कंपनी वालों ने क्या किया, बहुत सारे एग्जॉस्ट और एसी लगवा दी, ठीक है, एग्जॉस्ट और एसी लगवाई। बस हमारी, अगर मान लो कि, समझ रहे एग्जॉस्ट क्या होता है, जैसे हवा बाहर बाहर जाती है हवा, ठीक है। तो अब भाई इससे क्या हुआ, वहां की स्मेल से चलो ठीक है छुटकारा मिल गया, ठीक। अब ना ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब भाई पता क्या हुआ, दिल्ली के अंदर जो दिक्कत आई, देखो अमेरिका में तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक, लेकिन दिल्ली में बहुत गर्मी है। अब अगर वो एसी चल रही है और एग्जॉस्ट लगा दें, सारी हवा बाहर जाएगी। समझ रहे हो? देखो, वैसे उस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करना चाहिए था, जो प्रिंसिपल वो अमेरिका में लगा चुके हैं उससे हिसाब से कहता कि उन सबको एग्जॉस्ट और एसी लगवा देनी चाहिए, ठीक है, कि एसी की हवा आएगी, हल्की ठंडी लगेगी, और एग्जॉस्ट से बदबू बाहर जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर देना, अगर वो एसी और एग्जॉस्ट दोनों लगाएंगे ना, ठीक, तो सारी सारी हवा बाहर जाएगी और एम्प्लॉय गर्मी से मर जाएंगे। अब पता क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, यहाँ पे डालेंगे परफ्यूम। समझ रहे हो क्या होता है? पहले पहले कोचिंग में पता मच्छर नहीं होते थे, आप लोग पता क्यों हो गया? पहले के बच्चे कितना परफ्यूम मार के आते थे ना, पूछो मत। नहीं नहीं, रीजन कुछ और था, तुम ही समझोगे। समझ गए क्या रीजन था? कौन कौन समझ गया, देखो ये दोनों समझ गए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना मेरा कंबाइंड बैच था, 10th का भी 9th का भी सबका बैच कंबाइंड था, ठीक है। नहीं अब 9th 10th का नहीं है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम 9th 10th के होते हैं। हाँ भाई, लोचशीलता का मतलब पता लगा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको एज इट इज नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो पहले चेंजेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। भाई उसकी लाइन पढ़ दे रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा है इसकी लाइन में, अरे प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध है, देखो भाई प्रबंध सिद्धांत जो आज उपलब्ध है वे अंतिम सत्य के रूप में नहीं है, मतलब कि भाई वो लास्ट फॉर्मूला नहीं है वो। बात समझ आ रही है?
जो प्रबंध के सिद्धांत आज जो बुक में लिखे हुए भाई, जो देखो जो तुम्हारी बुक में लिखे हैं ना, जो तुम्हारी बुक में लिखे हुए वो लास्ट फॉर्मूला नहीं है वो, ठीक है। उसमें कुछ कुछ चेंज करके हम उसको आगे भी कर सकते। देखो इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई समस्या सामने आ रही है, ठीक है। तो पुराने सिद्धांत में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांत का जन्म हो रहा है। तो ये जो सिद्धांत फिक्स नहीं है, बार बार चेंज होते रहते हैं, मतलब कि एक तरीके से मान लो फ्लेक्सिबल है, बार बार चेंज हो रहे हैं। एक सिद्धांत बनाया पहले, उसको बार बार चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लाइन का लिखिए भाई, the principle of management as they exist today are not in the form of final truth। सुनो मैंने क्या बोला, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, एज दे एग्जिस्ट टुडे, जो आज एग्जिस्ट करते हैं, आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ। ये लास्ट सच्चाई के रूप में नहीं है कि भाई ये लास्ट है। इसमें क्या होता है कि सुनो उसके बाद कि एज एंड व्हेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस। भाई जैसे जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जो हमारे पास है कि सोशल चेंजेस होते हैं, तो नए नए काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज होते हैं, ठीक है। एक नई नई प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, तो उसके बाद करते क्या है, जो ओल्ड प्रिंसिपल आर अल्टर्ड, ओल्ड प्रिंसिपल को चेंज किया था। अल्टर का मतलब है चेंज करना। ओल्ड प्रिंसिपल आर अल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल आर प्रोनाउंडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, मतलब प्रोपाउंडेड है। अब होता क्या है, जो जो हमारे पास पुराने प्रिंसिपल ना, उसको अल्टर करके और नए नए प्रिंसिपल को प्रोडाउनेट किया जाता है, मतलब कि जो नए प्रिंसिपल है उनको अप्लाई किया जाता है। बात में आई क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। पुराने प्रिंसिपल को उठाया, उसमें चेंज करके नए नए प्रिंसिपल लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, इस तरीके से होता है। अभी भी ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। जैसे मान लो पिछले साल पता क्या था, पिछले साल मेरे पास सीन ऐसा था कि मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं था। जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको डाउट आया, उनको सुबह के बैच में बुला के उनको सारा बैकअप करवा दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अभी मेरे पास बैच चल रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग नहीं चला रहा, कोई बच्चा आया नया, उसको मेरा सिद्धांत है कि जो मेरा मानना जो ये है कि भाई बच्चों को स्टार्टिंग से कराओ, अच्छे से पढ़ता है वो, तो उसको मॉर्निंग के बैच में बुला के मैं उसको अच्छे से पढ़ाता था, मतलब कि जो भी है जितना पीछे छूटा हुआ पहले उसको वो करवा था, उसके बाद जाके उसको इस बैच में जोड़ दिया था। अब क्या होता है, अब देता हूँ मैं जो वीडियो क्लास है वो, ठीक है, तो मैंने चेंज किया ना, बैकअप उस टाइम मिल रहा था और बैकअप अभी भी मिलता है, ठीक है। तो होता है कि बस मैंने तरीका चेंज किया है। तो ये सारी बातें होती है। अगला भाई सुनो, कह रहे कि मुख्यतः व्यवहारात्मक है, मतलब कि व्यवहारात्मक जिसको बोलते हैं मेनली बिहेवियरल है। भाई सुनो इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहे प्रबंध के सिद्धांत का सीधा मानवीय व्यवहार से है। सुनो जो हमारे पास कह रहे प्रबंध के सिद्धांत का सीधा, जो सीधा संबंध जो है ना भाई, वो मानवीय व्यवहार से है, ठीक है। देखो जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए, किसको देख के बनाए गए, मशीन को देख के बनाए गए क्या, लोगों को देख के बनाए गए ना। तो जो भी हमारा जो प्रबंध का सिद्धांत है, उन सबका डायरेक्ट कनेक्शन किससे भाई, इंसानों से, ठीक है। कह रहे कि ये संगठनात्मक स्तर पर काम कर रहे लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करता है। सुनो भाई, ये ना इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को पक्का करता है, इस बात को सुनिश्चित या निश्चित करता है कि भाई कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो आपस में खुश है। वरना पता क्या होता है, सेल्स वालों की परचेज वालों से लड़ाई चल रही होती है, सेल्स डिपार्टमेंट वालों की परचेज डिपार्टमेंट से लड़ाई चलती है। पता है क्यों होता है ऐसा, मान लो सेल्स वालों ने सारा सामान बेच दिया, ठीक है, अब उन्होंने परचेज वालों को बताया नहीं कि हमारा सारा सामान बिक गया। अब मैनेजर लाके गाली पक रहा है उसको, परचेज वालों को, तुमने खरीदा क्यों नहीं, ठीक है। अब देखो गुस्सा हो गया इसमें, वो मैनेजर ने गुस्सा किया इसमें भाई परचेज वाले पे। अब परचेज वाले किस पे आएगा, सेल्स वाले पे। तो सारे के सारे परचेज वाले मिलकर सेल्स वाले को मारा, तुमने बताया क्यों नहीं। ऐसी तो है, जब सारा सामान खत्म हो गया। वैसे पता है किसको, वैसे ना जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसको बताना चाहिए। देखो सेल्स पूरा खत्म हो गया, सेल्स खत्म होने के बाद मान लो मार्केट में सामान नहीं बिका। अच्छा तुम्हें पता है पहले एक ऐसा मोबाइल आया था जिसके फीचर्स बहुत तगड़े थे, ठीक, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हुआ, सेल्स वाले बेचने के लिए तैयार थे, उन सब ने एडवर्टीजमेंट ही नहीं करी। समझ रहे हो, देखो क्या होता है, एप्पल का जैसे नया मॉडल आता है ना, 4 महीने पहले से खबर चल रही होती है कि हाँ भाई आईफोन 12 मैक्स प्रो आ गया, 13 मैक्स प्रो आ गया। अब तो 14 की बात चल रही है, पता नहीं कुछ दिन में 80 आएगा, आईफोन 80 मैक्स प्रो ऐसे तो आएगा। तो उसकी भाई 6 महीने पहले से खबर चल रही होगी कि उसके अंदर, आईफोन के अंदर एक कार भी सेट कर दी है, कुछ भी बोल रहे हैं। एक ड्रोन वाला सुना, किसी ने ड्रोन वाला आया था, किसी के हाथ में दिखाई नहीं मेरे को।
कीपैड है नहीं मेरे पास। सुनो भाई, तो इसमें देखो, ये बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनो भाई, लास्ट का मेरे पास है कारण व परिणाम संबंध, मतलब कि रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट है। सुनो, जो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसके अंदर जितनी बात होती है पहले प्रॉब्लम पता लगाते हैं। ठीक है, बस हमारी मैं बोला कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि कारण व परिणाम। कारण क्या था, उसका परिणाम क्या निकल के आया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कंपनी में आग लगी, पहले पता लगाएंगे कारण क्या था इसका, और उस कारण से क्या परिणाम निकला, कंपनी हो गई बर्बाद, कंपनी बंद हो गई। ठीक है, अब सुनो, अब भाई ऐसा ही तो होगा, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि देखो, मैंने ऐसा बोला कि जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना कंपनी के अंदर, मान लो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजमेंट, जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब में ना थोड़ी बहुत ना लड़ाई चलती रहती है। बस में सब में थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है। अगर इस लड़ाई को नहीं सुधारा जाएगा ना, अगर इस लड़ाई को नहीं सुधारेंगे तो एक दिन लड़ाई बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, और एकदम से अगर लड़ाई बढ़ी, सारे के सारे एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाएंगे और कंपनी क्या हो जाएगी, तुरंत ही बंद। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी हायरिंग नहीं होती। अगर सारे एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के चले गए ना, नॉर्मल सी बात है, कम से कम उसका 3 से 4 महीने उसका जो है ना जो प्रोडक्शन वगैरह सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर 3-4 महीने प्रोडक्शन बंद रहे, चलो मान लो मैं बोलता हूँ कि 1 महीने में उसने एम्प्लॉय रख लिए, अब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय थोड़ी ना रखेंगे वो। एम्प्लॉय को पहले, एम्प्लॉय कंपनी को समझते समझते 1-1.5 महीने लगा देगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा भाई कि ना, ऐसा देखा जाता है कि पहले की जो चीज है और जो अभी की चीज है, उन दोनों को पहले कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने के बाद आगे देखा जाता है। तो मैंने क्या बोला, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले कारण पता लगाओ, उसके बाद देखो उसका उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पहले सोच लो। अब देखो यहाँ पे कह रहा प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। भाई कारण क्या था, उसका परिणाम क्या आएगा, इस बात को पहले बता देते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, इसका एक एग्जांपल और है, वो ये, जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि वही वही वाला एग्जांपल, बोनस वाला एग्जांपल याद रखो। बोनस वाले में क्या था कि एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब कंपनी के मैनेजर ने पता लगाया, कंपनी के मैनेजर ने पता लगाया, भाई तुम पता लगाओ कि इस बार एम्प्लॉय चाहते क्या है। बात समझ आ रही है? कंपनी के मैनेजर ने अपने किसी चेले एम्प्लॉय से बोला कि जाके पता लगाओ कि जितने भी जो मैनेजर है वो जितने भी जो वर्कर है वो चाहते क्या है। ठीक है, तो वो देखो मैंने क्या बोला, जितने वर्कर चाहते क्या। अब एक ने पता लगा लिया, एक ने पता लगा लिया कि भाई सारे सारे एम्प्लॉय क्या चाहते हैं। अब उसने भाई, कंपनी के मैनेजर ने उसके, ये मान लो उससे और अच्छा किया। अब देखो सारे सारे खुश। तो ये बात पहले पता थी ना, मैं भी, मुझे ही पता है और तुम सबको भी पता है कि भाई अगर हाँ ऐसा, अगर जितना एम्प्लॉय चाहते हैं उससे ज्यादा दे दो तो एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे, और खुश हो गए तो अच्छे से काम करेंगे। तो ये बात हमें पता है। तो अब ये क्या चीज है मेरे पास, पहले मैंने कारण पता लगाया, कारण का मेरे को रिजल्ट पता था या नहीं पता था, जो भी कारण है उसका मुझे रिजल्ट पता था। तो ये चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, कॉज और इफेक्ट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, ये पता होता है। ठीक है, कारण और जिसका परिणाम जो निकल के आए, जो भी आएगा ना, उनका रिलेशन, मतलब कि उन चीज का पता होता है। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, आ जाओ अगले हाल पे। अगला मेरे पास है अनिश्चित है। सुनो भाई, मैंने बोला, सुनो, मेरे पास नेक्स्ट जो है वो कंटीजेंट है। कंटीजेंट जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित है। भाई जो प्रबंध के सिद्धांत है वो फिक्स नहीं होते, सबको पता है। जो प्रबंध के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि कभी भी ना जो प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होते हैं उसको एक ही जगह डिट्टो नहीं लगाया जा सकता। मैंने क्या बोला, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कोई सी समस्या निकली, कोई सा ना, मतलब कोई प्रॉब्लम आई कंपनी के अंदर। अब जो भी प्रॉब्लम आई है कंपनी में, उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता जिस तरीके से दूसरी कंपनी में ठीक किया है। कुछ ना कुछ चेंज लाने पड़ेंगे, हमेशा वो फिक्स नहीं रहता। जैसे बताओ, आज से 50 साल पहले, ठीक है, आज से 50 साल पहले अगर कंपनी के एम्प्लॉय को अगर एक एक ब्रेड का पैकेट दे दे, भाई साहब खुश है वो पूरे के पूरे खुश है।
आज के वाले को दो, वो फेंक के मारेंगे, वो निकल यहाँ से। भाई देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर बोनस के रूप में अगर 10 भी पैकेट देंगे ना ब्रेड के, वो पता नहीं क्या दे रहा, पागल वागल है। तो तू 500 दे, मैं खुद खरीद लूंगा मैं। कितने का आता है ब्रेड का पैकेट? 100 रुपए की तो आता है एक। ठीक है, ज्यादा तो कितने का हो जाएगा? 1000 रुपए का। अरे कौन सी ब्रेड सोच रहे हो? 10 रुपए वाली ब्रेड खाते हो क्या? चलो भाई सुनो, देखो समझाओ समझाओ समझाओ। मैंने क्या बोला कि अनिश्चित है, देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कह रहा प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, जो प्रबंध के सिद्धांत है निश्चित नहीं होते। सुनो, कह रहा इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या बोला भाई, जैसी जैसी परिस्थिति है, जैसी सिचुएशन है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि कोरोना से पहले, कोरोना से पहले क्या है कि लोग जो है ना, उनको मिठाई का डब्बा तो भाई बहुत खुश है। ठीक, मिठाई का मतलब मान लो काजू कतली का डब्बा तो बहुत खुश। मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोरोना का टाइम चल रहा है। अब मुझे बताओ, भाई खुश होगा कोई एम्प्लॉई? बोलेगा भाई यार इसमें कोरोना ना हो। पहले डर के मारे खाएगा नहीं वो वो आधा डर के मारे मर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। चलो सुनो, मैं दूसरी बात बोलता हूँ, सुन जाओ यहाँ पे। मैंने बोला कि पता है पहले देखो, कोरोना से पहले क्या था, अगर कोई बड़ा आदमी ना किसी छोटे आदमी से हाथ मिला, मान लो कोई बहुत ही रईस आदमी है, ठीक है, वो अपने किसी गरीब एम्प्लॉय के साथ ना खाना खा ले। ठीक है, भाई बात हो जाए, मालिक ने मेरे साथ खाना खाया है, मालिक ने मेरे साथ खाना खाया है, खूब चौड़ा का चलेगा। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, मैं कोरोना का टाइम चल रहा है, और उस टाइम ना वो मालिक वो आएगा खाना खाने, तो खाना वो खाना वो ऐसे आया बोल रहा था, वो मालिक क्या बोलेगा? मालिक बोलेगा प्लस तेरे साथ खाना खा लूं मैं? हाँ खाओ खा लो ठीक है, वो खाने बैठेगा छोड़ के चला जाएगा, मुझे नहीं खाना, तेरे साथ मर मर आ गया तो मैं। ऐसे ही तो होगा। भाई सुनो, अब इसको ना बिजनेस के उसमें लेके आते हैं, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। देखो, मैंने बोला कि कंपनी में ना हर रोज लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, कंपनी के अंदर क्या है, हर रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। मान लो कोई सी फैक्ट्री है, फिर कोई सी कंपनी है, उसमें किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, रोज लड़ाई होती है। अब पता है वहां पे एक ना रूल लगा दिया, रूल पर क्या लगा है कि जो भी कैमरे में लड़ता हुआ दिख गया, उसकी सैलरी कट कर दी जाएगी, उसकी सैलरी काट जाएगी। अब वो लड़ाई तो करेंगे नहीं, चलो माना एक दिन लड़ाई कर ली, और भाई सैलरी सही में काट दी। ठीक है, तो मान लो उनकी सैलरी आधी कर दी उस महीने की। अब बताओ अगली बार से लड़ने सोचेंगे वो? बोले ना भाई मुझे नहीं लड़ना, सैलरी कट गई आधी। ठीक, अब सुनो, अब ना यही सेम सीन हुआ। मान लो कि मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि 5,000 रुपए कट जाएंगे, एक बार लड़ाई करने में 5,000 रुपए कट जाएंगे। अब मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों की सैलरी उसमें ना लाखों में, 30-30 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, एक महीने की 30 लाख सैलरी मान लो। अब पता क्या हुआ, उसमें उसमें भी लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है इसमें भी। ठीक है, बहस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, और लड़ाई पे बात आ जाती है। अब कंपनी के मैनेजर ने बोला, सुनो, कंपनी के मैनेजर ने बोला कि अगर तुम लड़ाई करो मैं तुम्हारे 5,000 सैलरी काट दूंगा। मैं तो मैं भर दिया, अगले काट ले 5,000, एक और मार दिया, 15-16 थप्पड़ मार दे, काट ले 5,000। क्या कर लेगा 5,000? 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे उसे याद थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो देखो ये भी ना मतलब कि फिट होने का एग्जाम्पल वैसे है नहीं। सुनो भाई, तुम्हें हर एक बात को समझना कैसे होता है, इन सारी बातों को तुम समझोगे ना, उसके बाद तुम्हें प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, गारंटी है उस बात की तो। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास इसका जो नेक्स्ट है, इसके 7 पॉइंट हो गए। एक ना नेक्स्ट हेडिंग है, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है, इसे निकाल लो एक बार। सुनो भाई, मेरे पास सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कभी भी तुम्हारे पास वर्ड दिख जाए महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, तो मैं इसका मतलब मैं हर बार समझाता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। सबसे पहले वो क्या होता है, किसी ने किसी को कॉल करी, उसने कॉल नहीं उठाई, या कॉल उठाई काट दी, तो अब वो क्या बोलेगी कि तुम्हारी लाइफ में मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? ऐसे तुम्हें समझ रहे हो क्या? इंपॉर्टेंस मतलब एक तरीके से मान लो जरूरत। ठीक है, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया, फिर सिग्निफिकेंस हो गया, इसका मतलब क्या भाई, जरूरत। अब हम अगली बात क्या पढ़ने आ रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत की जरूरत क्या है। हाँ भाई, तुम्हें पहले हेडिंग पता लग गई कि इसको पता नहीं लगी? तुम तो ना सो के नहीं आए हो। एक और रोहन और एक ये अंजलि। सुनो भाई, ए
थोड़ा दूर रहो, ऐसा ना आज तुम नाराज हो जाओ। सुनो भाई, मेरे पास सुन जाओ यहाँ पे। जो टॉपिक हमारे पास है, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। सुनो, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास इसके अंदर है, कह रहे कि प्रबंध को उपयोगी ज्ञान, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराता है, ठीक है, मतलब कि प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। इसका मतलब क्या है, देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत का महत्व, मतलब कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इसको अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, प्रबंध के सिद्धांत की जरूरत क्या है। भाई ऐसे तो बोलूंगा ना मैं, जब भी महत्व इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस आ जाए तो बोलूंगा मैं कि जरूरत क्या है। पहली जरूरत क्या है कि जो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराता है, ठीक है, जो भी मैनेजर है उन सबको जो भी यूजफुल एक तरीके से मान लो इनसाइट या फिर जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो प्रदान करवाता है, ठीक है। मैं बोला कि प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। जो भी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो सारे के सारे मैनेजर्स को बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, तुम पता कभी भी ना किसी का जो कोई नया नया मैनेजर बना होगा ना, वो पता बहुत ही गुस्से वाला होगा, ठीक है, जो नया मैनेजर होगा, और जो समझदार होगा, ठीक है, मतलब कि मान लो समझदार नहीं होगा, वो होता है बहुत ही गुस्से वाला होगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कैसे संभालना है, वो सिर्फ बुक पढ़ के मैनेजर बन गया है, ठीक है। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस होगा ना, वो चुप रहेगा, तुम्हारे ऐसे झंड मारेगा ना, और जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, सुनो, तुम किसी बड़ी कंपनी में गए, अब तुमने पता क्या किया, तुमने किसी, मान लो कंपनी की पॉलिसी है तुम्हें सिगरेट नहीं पीना, ठीक है, सिगरेट पीते ही, सुनो मैंने क्या बोला, अगर तुम सिगरेट पीते हो पकड़ा गए तो तुम्हारी सैलरी काटी जाएगी, तुम पे गई, तुम पे चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई नया एम्प्लॉय आया, नया एम्प्लॉय होगा, और ना वो मान लो मैनेजर पुराना है, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय नया है और मैनेजर पुराना है। अब पता क्या होगा, एम्प्लॉय आया, उसने उसने ना देखा कि भाई सिगरेट पीना मना है, और नीचे लिखा हुआ है कि इट विल फाइन ₹200। अब पता है एम्प्लॉय क्या लगेगा, अच्छा मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरे से 200 रुपये मांगेगा वो, ठीक है। वो पूरे पूरे महीने खूब दबा के सिगरेट पीता है, उसकी सैलरी ना थी 40,000 रुपए, सिर्फ उसको 5,000 पकड़ा था, सर ये लो आपकी सैलरी, फिर 5,000 रुपए, ऐसा क्यों, सर आपने 35,000 रुपए की सिगरेट का आपका फाइन है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वो कोई ज्यादा बकवास नहीं करेगा, सीधे एक बार में उड़ा देगा। अब सुनो, जो नया मैनेजर होगा, ठीक है, नया मैनेजर पता है जैसे तो सिगरेट पी लो देख लिया, ओए 200 रुपए निकाल, 200 रुपए निकाल, ऐसा तो करेगा ना वो। तो जो पुराना है उसको ज्ञान है, ठीक है, जो पुराना मैनेजर होगा उसको ज्ञान होगा, क्योंकि उसने भाई बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह किए हैं। समझ रहे हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो वही इसमें लिखा है कि जो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, मतलब कि प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। बताओ क्या लिखा है इसमें, अगर हिंदी में पढ़ना चाहो तो कह रहा प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियों दोबारा ना हो। मैंने क्या बोला भाई, सुनो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ये बताते हैं, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बातें बताते हैं कि अगर तुम किसी भी परिस्थिति में फंस गए हो, किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो उससे कैसे निकला जाए, ठीक है, और तुम्हें उस स्थिति में किस तरीके से काम लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? फिर अच्छा, और एक बात और, ताकि वो जो पहले बड़े बड़े मैनेजर गलती कर चुके हैं ना, वो दोबारा से ना दोहराई जाए। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ, पहले एक बहुत बड़ा मैनेजर था, ठीक, उसने एक एम्प्लॉय ने पता क्या किया, एम्प्लॉय ने मैनेजर को गाली दी, ठीक है, अब मैनेजर ने थप्पड़ मार दिया उसके और एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब मान लो कि एम्प्लॉय छोड़ के गया, अब दोबारा एम्प्लॉय मिल ही नहीं रहा वो, और वो वाला एम्प्लॉय आने से मना कर रहा है, ठीक। अब पता क्या होगा यहाँ पे, अब उसको दोबारा एम्प्लॉय ऐसा मिला नहीं कि भाई बहुत ही एकदम वो मतलब कि ईमानदार हो, सच्चा हो, तो अब ना वो चीज लिख दी गई बुक के अंदर, वो तुम्हारे मैनेजमेंट की बुक में लिख दी गई है, ठीक है। मैनेजमेंट की बुक में लिखने के बाद क्या हुआ, फिर आगे एक और मैनेजर आया, ठीक है, मतलब कि किसी और कंपनी में कोई नया मैनेजर नई नई चीज सीख के आया, मतलब कि उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया, मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद वो आ गया कंपनी मैनेजर बन गया। उसने बुक में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉय तुम्हें गाली दे तो उसको मारना नहीं है, ठीक है, तो समझाना है भाई देख सबके सामने तू ऐसे गाली वाली दे रहा है, ऐसा मतलब तेरे पे गलत प्रभाव पड़ेगा, और सारे मतलब तेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा,
अब देख मान ले वो हिना जा रही है, लड़की जा रही है मान लो कोई सी भी, ठीक है, अब देखते बार पे क्या सोचते तू गाली बकता है, ठीक है, वो कह रहा हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर अगर वो भी थप्पड़ मारता तो पुरानी गलती दोबारा दोहरा जाती, बात समझ आ रही है। अगर वो मैनेजर भी थप्पड़ मार देता तो क्या है, जो गलती है वो दोबारा से रिपीट हो गई। अगर गलती दोबारा रिपीट हुई है तो भाई क्या फायदा मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का। सुनो, मैनेजमेंट जो है उसकी बुक ना हर 2-3 साल में चेंज हो जाती है। अगर किसी कॉलेज के मैनेजमेंट की बुक हर 2-3 साल में चेंज नहीं हो रही तो समझो वहां से कोई अच्छा मैनेजर निकलेगा ही नहीं। एक अच्छा मैनेजमेंट का कॉलेज वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में जाके वो क्या कि मतलब एक्सपेरिमेंट या सर्वे करता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या घटना हुई है। तो मैनेजर बोलेंगे अरे यार पिछले साल ना जो सीईओ है, मैंने उससे कुछ बोल दिया, उसे मेरा डिमोशन कर दिया। समझ लो, एक होता है ऊपर लेवल ऊपर करना, दूसरा नीचे करना लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सुनो, एक लेवल ऊपर कर देना, दूसरा लेवल नीचे करना। अब उसने सीईओ से कुछ बोला, ठीक है, तो सीईओ से कुछ बोल देना, उसने उसका बोलने का तरीका अलग था। मान लो शाम को था, वो गुस्से में जा रहा था। भाई शाम को ना जो भी एम्प्लॉय है ना, पता है कभी भी अगर तुम्हारे पापा मम्मी कहीं काम करते हैं, एकदम ड्यूटी से है ना, कुछ बोल मत देना उन्हें, गलती से निपटा देंगे तुम्हें पक्का। आराम से सुबह हो जाए ना, फिर सुनाना पापा फेल हो गई मैं। ठीक है, बोलेंगे अच्छा। उस टाइम कम कूटेंगे। और लेकिन एक बात भाई, ये सब जगह अप्लाई भी नहीं होता। ऐसा हो शाम को कम एनर्जी से नहीं मार रहे, ठीक है, सुबह ज्यादा एनर्जी से बहुत मारेंगे। ये भी होता है कभी कभी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ये वाली बात तो लग गई कि प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, ठीक है। सुनो, मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भाई इसका मतलब क्या है, देखो, प्रबंध के सिद्धांत जब कोई सीख लेता है मैनेजर, तो वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब होता है जो भी रिसोर्सेस कंपनी के अंदर है उसका जितना ज्यादा यूज किया जा सके करता है। मतलब कि जैसे मान लो मैं बोलो एक मशीन है, अब वो मशीन एक बार में क्या है कि मान लो 70 टी-शर्ट की सिलाई कर सकती है, ठीक है, मान लो एक मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में वो 70 टी-शर्ट सिल सकती है या फिर 70 टी-शर्ट बना सकती है, ठीक है। तो अब उसका यूज इस तरीके से किया जाए कि भाई 70 बना दे, फिर कभी धागा फंस रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो जो भी रिसोर्सेस है, देखो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जिस भी मैनेजर को पूरा का पूरा ज्ञान होगा कि कंपनी कैसे चलानी है, ठीक है, वो कोई से भी संसाधन बर्बाद नहीं होने देगा। देखो, ना तो वो माल बर्बाद होने देगा, ना मशीन, ना धन, ठीक है, और जो इंसान है ना उनकी भी टाइम को बर्बाद नहीं होने देगा। एक एम्प्लॉय है, एक दिन में अगर वो 12 टी-शर्ट बना सकता है, एक दिन में अगर वो 12 टी-शर्ट बना सकता है, तो भाई उससे 12 की 12 बनवाएंगे, बल्कि 13 बनवाएंगे उसे, तो और एक्स्ट्रा बनाएगा। पता है पुराने एम्प्लॉय की सैलरी क्यों बढ़ाई जाती है। नया जो एम्प्लॉय होता है ना, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, नया एम्प्लॉय एक दिन में सिर्फ 10 टी-शर्ट बना रहा है, पुराना जो 18 खींच जा रहा है एक दिन के अंदर। नया वाला एक दिन में 10 बना रहा है, पुराना कितने बना रहा है, 18। कंपनी को तो पर पीस में देने से मतलब है ना, कंपनी को तो हर एक टी-शर्ट देने से मतलब है। तो पुराने वाले की सैलरी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, नए वाले की कम होती है। भाई बहुत बहुत कंपनी वाले बहुत तेज भी होते हैं, बहुत सारे तो वो बढ़ाते ही नहीं सैलरी, बोलते हैं हमारा फायदा हो रहा छोड़ना इन 2 बार। और ऐसे पता है एम्प्लॉय क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं फिर। समझ रहे हो, ऐसे एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। अच्छा ये वाली बात है ना, ये वाली बातें भी लिखी हुई है उसके अंदर। अगर कंपनी के अंदर, सुनो, पता है जो लोग होते हैं ना काम करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, कि मेरी सैलरी वैसे भी नहीं बढ़ा रहे, जहां मेरा दोस्त काम करता है ना, वहां पे उन्होंने बोल रखा है कि हर साल उसकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा देंगे। अब सोचो, वो सोचता है अच्छा मेरी नौकरी लग रही है 20,000 में, हर साल बढ़ाएंगे 2,000, ठीक है। अगर मैंने वहां पे 20 साल काम कर लिया तो सैलरी कितनी बढ़ गई, 40,000, मेरी सैलरी कितनी होगी, 60,000, ठीक है। अब भाई वहां पे लेकिन कुछ कंडीशन भी है कि तुम्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा, बोलेगा काम तो कर लूंगा मैं अच्छे से, ऐसे ही तो होता है। तो ये सारी की सारी बात देखी जाती है, उसके बाद जो भी बातें हैं उस सामने आती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जिसके पास भी जो भी जैसे मान के चलो इसका ज्ञान है, प्रबंध का ज्ञान है, भाई वो
जो भी रिसोर्सेस है उसका एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, जितना ज्यादा, अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइज हम जितना ज्यादा कर सकते हैं उससे ज्यादा करता है हमेशा। ठीक है, सुनो, बोर तो नहीं रहा कोई? नहीं हो तो चला जाओ, हाँ, मुझे दिक्कत नहीं है। सुनो, इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक संगठन में भौतिक, भौतिक में क्या है भाई, माल मशीन धन आदि, वह मानवीय, इसको मान शक्ति बोलते हैं, संसाधनों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। उसके बाद कह रहे कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि संसाधनों का अपव्यय रोकना अथवा इनका अनुकूलतम प्रयोग करना ही है। देखो, अच्छा भाई, मैनेजर का काम क्या होता है? पता है मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर तुम्हारे सर पे खड़े हैं, भाई जल्दी काम कर, जल्दी काम कर, जल्दी कर, तू उससे बात क्यों कर रहा, जल्दी काम कर। भाई मैनेजर ऐसे ही बोलते हैं। तुमने पता कभी कभी अपने घर में सुना होगा, तुम्हारे घर वाले मैनेजर को गाली बक रहे होते हैं, अरे बड़ा मैनेजर खराब नहीं का, इस तरीके से सही में मैनेजर गाली बकते हैं, सर पे खड़ा रहता है मेरे तो वो दिन में ऐसा बोलते हैं वो। ठीक है, तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम है कि भाई जो उसके पास एम्प्लॉय है उससे जितना ज्यादा काम कर सके करवा लो। पता क्या होगा, मान लो पूरी पूरी फैक्ट्री में सारे लोग आए हैं, ठीक, अगर एक जना नहीं आया होगा ना, और कंपनी में ऐसा रूल है कि भाई सैलरी कटेगी नहीं छुट्टी मारने पे, वो कॉल करेगा, अरे यार तू नहीं आया कंपनी कैसे चलेगी, तेरे भरोसे कंपनी चलेगी पूरी पूरी, देख तो सारा काम पड़ा हुआ है, तू नहीं आया, देख ये काम छूट गया। अगले दिन बहुत सारा बोलेगा, देख तू नहीं आया, देख आज ये काम बिगड़ गया ना, आज वो काम बिगड़ गया सारा, जैसे ऐसा, जैसे मान लो कि सारी कंपनी उसी के भरोसे चल रही थी। वो भी मतलब खुश, अरे यार क्या बोल रहा है, अब मैं छुट्टी नहीं मारूंगा वो भी खुश हो जाता है, कितनी वैल्यू है मेरी कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? तो उसे काम निकलवाने से मतलब है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब सुनो भाई, इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश की लाइन पढ़ लो एक बार। कह रहे कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल, मतलब इसको बोलते हैं मटेरियल, मशीन, मनी एटसेट्रा, एंड ह्यूमन, जिसको मैन पावर बोलते हैं, रिसोर्सेस आर यूज। भाई हर एक कंपनी के अंदर या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ही होता है। फिर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, भाई सुनो, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू पुट, हाँ भाई एक मिनट, हाँ तो सुनो एक मिनट, नथिंग टू, अरे कहाँ चला गया, नथिंग बट टू पुट देम टू ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सुनो, इसका मतलब क्या है, कह रहे जो फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, वो क्या चीज है, नथिंग है, मतलब नथिंग बट, नथिंग बट का मतलब है सिर्फ यही काम है। देखो मैं तुम्हें इस वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, नथिंग बट टू पुट, देखो नथिंग का यूज इस टाइम कहाँ पे होता है, मैं किसी से पूछ रहा हूँ भाई क्या करो, आई एम डूइंग नथिंग बट स्टडिंग, बात में आ रही है, आई एम डूइंग नथिंग बट स्टडिंग, इसका मतलब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुझे बोल दूं आई एम डूइंग नथिंग बट टॉकिंग टू समवन, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ किसी से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ किसी से बात कर रहा हूँ। अगर किसी छपरे को पकड़ लो ना और उसके सामने बोल दो कि आई एम डूइंग नथिंग बट टॉकिंग, अच्छा मतलब कि तू कुछ नहीं कर रहा है लेकिन बात कर रहा है, तो ऐसा ऐसा बोलेगा वो। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब कि पता नहीं कौन सी क्लास थी, उस दिन मैंने उससे पूछा था कि भाई मदर टंग का मतलब क्या है, वो मम्मी की जीभ बता रहा था वो, मदर, एक मिनट नहीं, मम्मी की टांग ऐसे समथिंग कुछ बता रहा था वो, हाँ भाई मम्मी के पैर बता रहा था वो, मदर टंग का मतलब। अब सोचो कितनी खराब इंग्लिश है। ठीक है, सुनो, मैंने कहा भाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू पुट देम टू यूटिलाइज ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भाई जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, सबसे पहला मैंने बोला कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज अवॉइड करना। ठीक है, ये काम है। हाँ भाई बात में आ गई, इसके आगे की लाइन पढ़ोगे सारा सारा समझ में आ जाएगा। सुनो, लास्ट में मेरे पास है वैज्ञानिक निर्णय, मतलब कि वैज्ञानिक निर्णय होते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। सुनो भाई, यहाँ पे होता ऐसा है कि जब भी किसी के पास मैनेजमेंट का ज्ञान है, ठीक है, तो वो कोई सा भी डिसीजन लेगा ना, तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिसीजन होगा वो। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लेते हो, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला, एक कंपनी चल रही है, ठीक है, कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा हो गया कि एक दिन मैनेजर नहीं आया, ठीक, अगले दिन मैनेजर आया, तो अब ना जो भी काम बिगड़ा होगा ना, पहले तो सारा काम किस पे जाएगा, मैनेजर पे, कि मैनेजर तू नहीं आया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, अब पता है मैनेजर क्या करेगा, अब तुमसे अगले दिन का जो काम छूटा हुआ है ना वो करवा लेगा सारा सारा। अब वो किस तरीके से करवाएगा पता है, वो कोई ना कोई सा साइंटिफिक तरीका लगाएगा, वो कोई जो जो उसके पास एक्सपीरियंस होगा ना उस तरीके से काम करवाएगा वो बोलेगा कि आज जैसे मान लो कि 6 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है, वो बोलेगा कि 6 बजे शिफ्ट खत्म है,
वो बोलेगा कि आज 8 बजे पार्टी है, ठीक है, तो आज लोग कम से कम 8 बजे तक काम कर लो, ठीक है, जो काम का थोड़ा छूट गया था उसको आज आज कर लो, 8 बजे पार्टी है। अरे यार बॉस ने बोले, अरे वो जो मालिक है ना उसने मना कर दिया कि पार्टी अब आज नहीं होगी, दिवाली के दिन होगी। वो बोलेंगे अबे दिवाली को तो वैसे ही पार्टी हो रही थी, नहीं उसी में तुम्हारी वाली पार्टी भी जोड़ दी। इस तरह देखो चलाता है दिमाग वो। इसमें क्या लिखा है देखो, कह रहे कि वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है एक संतुलित निर्णय, ठीक है। देखो वैज्ञानिक निर्णय का मतलब क्या है, एक ना बैलेंस्ड डिसीजन लेना होता है जिसमें ना तो किसी का घाटा हो, ठीक है, और ना ही किसी का बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा फायदा हो जाए। समझ में आया? देखो कंपनी के एम्प्लॉय को जो भी कुछ दिया जाता है ना उसमें कंपनी का भी घाटा नहीं होता, समझ में आ रही बात, लेकिन कंपनी फायदा भी नहीं उठाती एम्प्लॉय का। देखो जो बोनस दिया जाता है ना, पता बोनस देते हैं। अच्छा सुनो बोनस छोड़ो, मैं बात करता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को कार देती है, बेटा कार से जाओ कार से आओ। उनकी सैलरी होती है 1,20,000, ठीक है, उनको सैलरी देते हैं 80,000। 4,000 कहाँ गए? पेट्रोल वेट्रोल, ऑडी दे रखी है भाई, ऑडी दे रखी है, ठीक है। तो अब चलो मान लो 4 जनों को मिला के ऑडी दे दी, तो 40,000 40,000 40,000 40,000, 1,60,000 महीने के झेल लेती कंपनी, बोलो कोई नहीं चलने दो। पता है एक मेरे भैया है, तो उन्हें क्या हुआ है, कंपनी वालों ने ना उस उसके मतलब जो मेरा भाई है उनका था एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तुम 20 साल तक हमारी कंपनी में काम करोगे, ठीक। उनकी जो जॉब है वो है 18 घंटे की, ठीक है। नॉर्मली कितने घंटे की होती है? बहुत ज्यादा खींच दोगे 12, बहुत ज्यादा खींचोगे ना 12 पहुंचेगी। उनकी जॉब है 18 घंटे की। उनको उन्होंने जैसे ज्वाइन किया ना 4 दिन के बाद उनको कार दे दी, लो सर आप बहुत परेशान हो, बड़ा पसीने भीग के आते हो, कार से आ जाओ। और पता है हमारे पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दिया है, मेरे पास कार है, तेरे पास कार है। अब देखो 20 साल वो लगातार काम कर रहे हैं उस कंपनी में, ठीक है, और 18-18 घंटे काम कर रहा है, ठीक। पता 18 घंटे में क्या है, मतलब 18 घंटे में आना जाना भी जोड़ रखा है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, 18 घंटे काम है, सारे के सारे पैसे किससे वसूले होंगे? अरे उनसे कंपनी पागल थोड़ी ना है कि यहाँ पर तुम्हें 12 लाख की कार दे देगी, तो सारे पैसे उसी से वसूले होंगे। कंपनी वाले बोलते सर आपको किस्त भरने की जरूरत नहीं है, किस्त हम देख लेंगे, तुम आओ बस तुम जॉब करो। अब पूरे हमारे खानदान में ढिंडोरा पिटा, मेरे घर वाले ने बोला देख कुछ ऐसा काम कर कि मैं घर वालों को क्या समझाऊं कि ऐसा हुआ है, चलो हमें पागल मत बना। देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, 20 साल का है, कंपनी वालों ने पता लगाया भाई इस बंदे की सैलरी बढ़ेगी ऐसे करके, ठीक है, हम इसी की सैलरी में से काटते काटते 20 साल तक इसके है, ठीक है, तो 20 साल तक काटते काटते हमारे पास एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, ठीक है, और इस बंदे की वो किस्त भी बढ़ जाएगी पूरी 12 लाख। भाई 20 साल में 20 लाख 12 लाख तो आराम से हो जाएगा। तो बताओ बड़े खुश हो रहे हो, और मेरे से लोग बोलते हैं अच्छा छोड़ फुद्दू काटा तेरा कोई नहीं, होता है। अगर वो बंदा उसी के बदले ना 2 साल उस कंपनी में काम करता, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके थोड़ी और किसी अच्छी कंपनी में जाता, सैलरी बढ़ती उसकी, वहां थोड़ा एक्सपीरियंस लेता और किसी बड़ी कंपनी में था। पता है एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की सैलरी बहुत तगड़ी होती है। कभी भी अगर तुम मान लो, देखो पता क्या होता है, जो नए नए जो फ्रेशर लोग होते हैं ना उनको नौकरी मिलती नहीं है, कहीं भी ऐसे मरे पड़े हैं, पहले पड़े हैं, ठीक। जब तुम जाओगे स्टार्टिंग में, देखो गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर तुम स्टार्टिंग में जाओगे तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा होगा वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर, ठीक है, वो बोलेंगे अच्छा फ्रेशर है हम तुम्हें कॉल कर देंगे। अगर तुम्हें कभी भी बोल दिया ना कि हम तुम्हें कॉल कर देंगे, भूल जाओ तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरा जो काम था ना वो हायरिंग का काम था, मैं हायरिंग डिपार्टमेंट में था, मेरे था लोगों का इंटरव्यू। मेरे से बोल लगा था कि भाई कुछ कुछ के क्वेश्चन मतलब ये सारे क्वेश्चन तुम्हें पूछने हैं, ठीक है पूछ लेंगे सारे क्वेश्चन। मेरा कैबिनेट था उसमें साइड में लगा था भाई ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद देखो होता क्या था, क्वेश्चन पूछने के बाद ना अब मेरे पास ना बहुत बार ना कॉल आती थी और पैसे भी आ जाते थे पहले ही, ठीक है, कि इस बंदे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और पता है कितने पैसे कितने मिलते थे? 60-60 हजार रुपए मिलते थे। मुझे बाद में पता लगा उनकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख सैलरी 60 हजार मेरे पास पहले आ गए। और हम भी फिर थोड़े से दयावान थे, उसके बाद समझदार हुई, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बोला कि वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है संतुलित निर्णय। भाई संतुलित का मतलब क्या, किसी का घाटा भी ना हो और किसी का ज्यादा फायदा भी ना उठाया जाए, ठीक है। कह रहे कि सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वैज्ञानिक संतुलित निर्णय ले सके। देखो मैंने क्या बोला, भाई जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंधकों को एक ना ट्रेनिंग देते हैं। पता ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? भाई जो मैनेजमेंट का कॉलेज है वहां पे सिर्फ तुम्हारी थियोरटिकल पढ़ाई होती है, ठीक है। होता क्या है,
कि उसके बाद आगे जाके ना तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनी भेजा जाता है, तुम ना मैनेजर के साथ रहते हो, जो कंपनी का मैनेजर है ना, तुम्हें वहां पे 3 साल तक रहना होता है कंपनी के मैनेजर के साथ। उसके बाद तुम एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर जाके तुम्हें मतलब कि तुम किसी भी कंपनी के जाके मैनेजर बनते हो। समझ में आगे बात क्या बोल रहा हूँ? सुनो, इंग्लिश में क्या लिखा भाई, साइंटिफिक डिसीजन करे। साइंटिफिक डिसीजन मींस बैलेंस डिसीजन। क्या भाई इसका मतलब? बैलेंस डिसीजन है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो भी आवश्यक, जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग होती है, वो दी जाती है किसको भाई? टू द मैनेजर, सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक या फिर जिसको बोलते हैं बैलेंस डिसीजन, ताकि ये कोई सा भी साइंटिफिक या फिर बैलेंस डिसीजन आराम से ले सके। उसके बाद आ जाओ भाई अगले पे। अगले पेपर से बदलते वातावरण की आवश्यकता पूरी करना, मतलब कि मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। सुनो, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो इस तरीके से बनाए गए ना कि अगर वातावरण चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, वातावरण ठंडी गर्मी ये सब नहीं है, कैसे समझो, ठंडी गर्मी बरसात मौसम ऐसा नहीं है कुछ। जैसे मान लो बिजनेस से रिलेटेड एनवायरमेंट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई हमारी कंपनी थी, सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारी पता कंपनी किस चीज की थी, हमारी कंपनी थी केमिकल बनाने की, ठीक, और सरकार ने उसी केमिकल को बैन कर दिया। अच्छा तुम्हें पता है भाई, पहले ही बोल देते हैं वो सब ना, पहले ही बोलते हैं कि ये केमिकल इस दिन से बैन हो जाएगा, पहले खबर आती है ना। अब सुनो, तुम्हें दूसरी बात बोल रहा हूँ मैं, जब लॉकडाउन लगने वाला था तो पहले बोलते थे इस तारीख से लॉकडाउन यहां से यहां होगा, लॉकडाउन फिर यहां से यहां होगा, पहले बताया था ना। ये पता है क्यों बताया जाता है पहले? ताकि अगर तुम्हारा कोई काम फंसता हो तो काम निकाल लो, ठीक है। देखो दूसरी चीज, जैसे मान लो फूड डिलीवरी का है ना, वो पूरा ठप पड़ गया था उस टाइम, फूड डिलीवरी होटल वगैरह सारा सारा ठप पड़ गए थे। मैं दूसरा बोल रहा हूँ, पढ़ाई का सिस्टम वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। अच्छा तुम्हें पता मैंने ऑनलाइन कब से शुरू किया है? कोरोना काल के बाद से शुरू किया था, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं भाई, ये सारी की सारी बातें जो मेरे पास है, देखो तो मैंने क्या बोला कि जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बदला मैं, कि जितना मैंने सेटअप बनाया ना उसके बाद से बना, पता है सबको। तो अब ये क्या चीज है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ ही हमें चेंज करना सिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात भाई सबसे इंपॉर्टेंट समझ जाओ क्या होती है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो क्या है कि समाज को देख के बनाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो समाज को देखते हुए बनाया जाता है, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास सोसाइटी को पहले देखते हैं, सोसाइटी में कोई इसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना, उसके बाद पता है समाज क्या होता है, जिसके पास सोशोलॉजी तो पता ही होगा समाज क्या होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल सी बात है, समाज का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से दो या दो से अधिक लोग जो एक साथ होते हैं ना, तो समाज बोलते हैं, ठीक। लेकिन नॉर्मल सी बात बोल दूं, जो तुम्हारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, जहां पे तुम काम करते हो, बात समझ आ रही है, तुम जहां काम कर रहे हो उसके आसपास की सारी चीजों को समाज ही बोला जाता है। भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, भाई इन सबको पढ़ लेंगे हल्का सा, ठीक है, पढ़ते समझ में आ जाएगा। लास्ट में प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षण एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। भाई जो मैनेजमेंट है इन तीन चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे? प्रशिक्षण पे, शोध पे, ठीक बताइए, प्रशिक्षण शिक्षण और शोध पे, किस किस पे? ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे और रिसर्च पे। सबको पता लग रहा है कैसे? पहले ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसके बाद क्या भाई उस पे एक तरीके से मानो एजुकेशन मिल जाती है, और रिसर्च तो होती रहती है, ठीक है। ये सारी बात पता लग रही सबको? और भाई देखो इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।